तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि क्रोमोसोम्स आखिर क्या है। तो क्रोमोसोम इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के दो कंडेंस स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट डीएनए टू क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन्स टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स जो आप यहाँ पे वर्ड क्रोमा वर्ड पढ़ पा रहे हैं, दैट्स क्रोमा मीन्स कलर। कि जब आप इनको स्टेन करते हो तो ये कलर को बाइंड करते हैं और एज अ कलर स्टेन्स दिखते हैं। क्रोमोसोम्स को जिम्सा स्टेनिंग से स्टेन किया जाता है। जिम्सा स्टेनिंग ऑब्जर्व करने के लिए, जिम्सा होता क्या एक्चुअली, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीक्रोम मेथिलिन यूसिन बाई ब्लू। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाएगा, क्रोमैटिन कंडेंस होकर बनाएगा क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम डिस्कवर किसने किया था। तो क्रोमोसोम was discovered by Walter Fleming in 1882। ठीक है, ये स्टडी कर रहे थे सैलामेंडर के लार्वा पे। सैलामेंडर लार्वा और एम्ब्रियो सेल। ठीक है, माइटोसिस के दौरान उन्होंने क्रोमोसोम देखा। ठीक है, क्रोमोसोम्स वॉल्टर फ्लेमिंग ने ही डिस्कवर किया था क्रोमैटिन क्रोमैटिन है ड्यू टू staining property. He coined a term chromatin. ठीक, क्रोमोसोम वर्ड coined by Waldeyer in 1888। ठीक है, अगर आप बात करते हो कि न्यूक्लिन क्या है, तो न्यूक्लिन इज अ एसिडिक सब्सटेंस। ये डिस्कवर किया था जॉन फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था कि डीएनए is an acidic substance and he gave name a nucleon। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि क्रोमोसोम डिस्कवर्ड किया गया था वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में, जब वो सैलामेंडर लार्वा या उसकी सेल पे वर्क कर रहे थे इन माइटोसिस डिवीजन। क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। द क्रोमोसोम वर्ड क्वाइंड बाय वॉल्डेयर 1888। क्रोमैटिन, वॉल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन को भी डिस्कवर किया ड्यू टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी। ही कॉइंड द टर्म क्रोमैटिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। कि किसी भी क्रोमोसोम को स्टडी करने को कहते हैं हम साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स
जेनेटिक्स, इट इज ए स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए कि क्रोमोसोम किसी भी सेल के एक पर्टिकुलर फेज में बनता है, पर्टिकुलर फेज में बनता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज और प्रोमेटाफेज। ये दोनों फेज हैं कैरियोकाइनेसिस के। इसकी पिछले वाली क्लास में हमने कैरियोकाइनेसिस की बात की थी। कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले उसकी सबसे पहले एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको हम एम फेज बोलते हैं। इस एम फेज में 4 फेजेस होते हैं। पहला आता है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सबसे लास्ट है आपका टीलोफेज। ठीक है, तो मेटाफेज एक ऐसी फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व होंगे ड्यूरिंग दी मेटाफेज। अब आप सोच रहे होंगे, अब एम फेज अगर किसी भी सेल साइकिल की बात की जाए, सेल साइकिल में 2 ही फेज होते हैं। एक इंटरफेज जिसमें सेल ग्रो कर रही होती है, अपना डीएनए सिंथेसिस कर रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, और दूसरी जो फेज होती है जिसको हम बोलते हैं एम फेज। तो एम फेज में जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। बाकी इंटरफेज के समय ये क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। इसके फॉर्म में रहता है क्रोमैटिन। और जब सेल को डिवाइड होनी होती है तब वो कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम कंडेंस होकर बनाएगा क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अब हम अगर क्रोमोसोम्स को स्टडी करना चाहते हैं तो सेल को हमें किस फेज में अरेस्ट करना है, मेटाफेज में। टू स्टडी द क्रोमोसोम्स, कंडीशन क्या है कि हमको सेल को उसके मेटाफेज में अरेस्ट करना है। टू अरेस्ट, तो हम यहाँ पे एक केमिकल यूज करते हैं। केमिकल इज यूज्ड टू अरेस्ट अ सेल जो कि डिवाइडिंग स्टेज में है अपने, अरेस्ट अ सेल एट अ पर्टिकुलर फेज ऑफ मेटाफेज, सॉरी एम फेज। और ये पर्टिकुलर फेज है क्या जिसमें हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, या मेटाफेज, या तो इसे हम बोल सकते हैं प्रोमेटाफेज, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्लियर क्रोमोसोम्स दिखेंगे। और इस केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन। क्या नाम है, कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन। अब बात आती है कि किस सेल को हम यूज कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में आप यूज कर सकते हो ऑनियन की रूट टिप्स। ठीक है, और एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे WBC जो कि है वाइट ब्लड सेल। और क्यों हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन ग्रो WBC by using the technique टिश्यू कल्चर। ठीक है, कोल्चिसिन याद रखेगा, ये ऐसे केमिकल है जिसमें हम सेल को एक पर्टिकुलर स्टेज पे या पर्टिकुलर फेज में अरेस्ट करते हैं। टू अरेस्ट मतलब उसे रोक देना, सीज कर देना, और इसका नाम है कोल्चिसिन। कि व्हेन वी स्टडी द क्रोमोसोम वी treat the cells by the chemical known as colchicine to arrest the cell at a particular phase of M phase, दैट इज मेटाफेज और प्रोमेटाफेज। और यही एक फेज है जिसमें आप क्रोमोसोम्स को बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्टेनिंग के बारे में बता दिया है। स्टेनिंग मैं फिर से एक बार बता दूं, स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्टेनिंग ऑफ
क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम इज अ विजिबल लाइट डाई है, सॉरी, जिनसा स्टेन का यूज करते हैं हम, जो कि एक विजिबल लाइट, विजिबल लाइट डाई का मतलब कि हमको विजिबल लाइट में दिखाई देगा, हमको किसी पर्टिकुलर लाइट का यूज नहीं करना है, जैसे कि इंफ्रारेड और यूवी, इसका यूज नहीं करना है, हमको ये विजिबल लाइट में भी दिख सकता है। तो जिम्सा स्टेन, जिम्सा एक्चुअली है क्या, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ पॉलीक्रोम, मैथिलिन, ब्लू एंड ईओसिन वाइट। इसका यूज आपने सुना, मैथिलिन ब्लू एंड ईओसिन। मैथिलिन ब्लू का यूज माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए भी यूज होता है, टू स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ठीक है। और हमको जब स्टेन करने के बाद कलर जो दिखता है, तो हमको दिखता है कलर, क्रोमैटिन का जो कलर दिखाई देगा वो हमको पर्पल कलर का दिखाई देगा, पर्पल कलर, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रोमा नॉस्की जिम्सा इफेक्ट, जिम्सा, ठीक है। हमको जिम्सा स्टेनिंग में जो क्रोमैटिन्स होंगे वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे, और इसी को हम बोलते हैं रोमानॉस्की जिम्सा इफेक्ट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। अगर हम स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो हमको जो कलर दिखाई देता है, सॉरी, जो क्रोमोसोम दिखाई देता है, क्रोमोसोम 2 हाफ्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। ठीक है, 2 हाफ्स में हमको क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। दिस वन इज 1 हाफ एंड दिस वन इज सेकंड हाफ, फर्स्ट एंड टू। मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर 2 halves of chromatids. That means कि दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ के बनाते हैं फुल क्रोमोसोम, फुल क्रोमोसोम्स लाइक प्लस gives a full chromosome. ओके, ज्वाइन हुआ है। नेक्स्ट, क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स मैं बता दूं कि क्रोमैटिड्स ही कंडेंस स्ट्रक्चर है जिससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो अगर क्रोमैटिड्स की बात करें तो क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड्स दोनों अलग अलग हैं। डीएनए अगर कंडेंस होता है, मैं पहले बता दूं कि क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए की पैकेजिंग है वो फॉर्म होता है न्यूक्लियोइड्स के फॉर्म, न्यूक्लियोइड्स के फॉर्म में होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक्स में, प्रोकैरियोटिक्स में। अगर आपको क्रोमैटिन, chromosomes, they are only found, they are only found in, only, only found in eukaryotic cells. ओके, तो इसकी पैकेजिंग हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास की बुक में पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तब बात करेंगे। क्रोमैटिड्स की बात करते हैं तो डीएनए कंडेंस होता है, क्रोमैटिन बनाता है, और क्रोमैटिन से पहले फॉर्म होता है क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स के बाद एस फेज में होता है रेप्लिकेशन। क्या होता है, रेप्लिकेशन। और इस रेप्लिकेशन में
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ते हैं, दे इंक्रीज इन मास। यूजुअली हम मास नहीं बोल सकते। तो होता क्या है कि जैसे एक सी, जैसे अगर पहले रेप्लिकेशन से पहले जो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स के नंबर थे वो 2C थे, तो आफ्टर रेप्लिकेशन ये 4C हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रोमोसोम्स के नंबर 2 थे तो वो 2 ही रहेंगे, 2 ही रहेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कंडीशन थी बिफोर एस फेज। आफ्टर एस फेज ये क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, और आफ्टर एस फेज जो कंडीशन होगी वो इस तरह होगी, अभी भी ये क्रोमोसोम 1 ही है। तो आपने देखा यहाँ पे 1C से 2C हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम है। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आफ्टर रेप्लिकेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। बढ़ता क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बढ़ता है, कंटेंट ऑफ डीएनए इंक्रीज क्या हो रहा है, सिर्फ और कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। 2C से 4C हो रहा है। नेक्स्ट पेज में मैं फिर से थोड़ा सा फिर से बताऊंगा। मैंने क्या बताया, क्रोमैटिड like a cell has two chromosome, 2n equals to 2 और n equals to 1। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे। अब ये सेल एंटर करती है एस फेज में, और एस फेज में आपको पता है रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन। ये इसकी कंडीशन है कि 2n equals to 2 है और n equals to 1 है। बट आफ्टर एस फेज इसकी जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी, ठीक है। ये कंडीशन है आफ्टर एस फेज। यहाँ पे भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो हमेशा सेम ही रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बड़ा क्या है, यहाँ पे क्रोमैटिड्स के नंबर बोल सकते हो। 2C था, यहाँ पे कितने क्रोमैटिड्स हो गए टोटल, 4C। आप C को यहाँ पे कंटेंट भी लिख सकते हो और इसी C को आप क्रोमैटिड्स के फॉर्म में शो भी कर सकते हो, क्रोमैटिड्स, ओके। अब अगर आप देखोगे एस फेज के बाद अगर ये सेल एंटर करती है एम फेज में, किसमें एंटर करती है, एम फेज में एंटर करती है। तो एम फेज में अगर ये माइटोसिस का पार्ट है, माइटोसिस, अगर माइटोसिस का पार्ट है तो जो पहला डिवीजन होगा वो इन नए बने क्रोमैटिड्स के बीच में होगा। तो जब ये नए बने क्रोमैटिड्स के बीच में होगा तो यहाँ पे जो 2 सेल्स बनेंगी उन सेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सेम रहेंगे। इसमें भी 2n इक्वल्स टू 2 है और इस सेल में भी 2n इक्वल्स टू 2 है। दिस वन इज अ पेरेंट सेल और दिस टूज आर डॉटर सेल्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज सीखी कि क्रोमैटिड्स आफ्टर रेप्लिकेशन क्रोमैटिड्स की कंटेंट्स बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स थी, तो आफ्टर एस फेज रेप्लिकेशन होने के बाद जो कंटेंट है वो 4C हो जाएगा, ना कि क्रोमोसोम्स नंबर बढ़ेंगे। शुरू में भी क्रोमोसोम नंबर 2 थे और आफ्टर दी एस फेज क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 2 ही होंगे। लेकिन अगर मैं इसकी मियोसिस में बात करता हूँ, नेक्स्ट पेज में मैं बताता हूँ। अगर मैं मियोसिस बात करता हूँ इन द टर्म्स ऑफ मियोसिस, कि कोई भी सेल अगर मियोसिस में एंटर करता है, यहाँ पे कंटेंट क्या है, 2n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1 और टोटल 2 क्रोमैटिड्स। ये सेल एंटर की है कहाँ पे, एस फेज में। एस फेज के बाद कंडीशन इसकी, ठीक है। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलॉगस कहने का मतलब इन दोनों क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स है वो क्या है, सेम टाइप के। आप बोल सकते हैं दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक ही कैटेगरी के हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि आफ्टर एस फेज इसमें कंडीशन क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 2 ही है, n इक्वल्स टू 1 है। और अगर मैं 2C की बात करूंगा, यहाँ पे 2C थे और यहाँ पे कितने हो गए हैं, 4C। मैंने पहले बताया कि C का मतलब अगर कंटेंट भी बोल सकते हो
और क्रोमैटिन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये एंटर करेगा मियोसिस फर्स्ट, एंटर कर रहा है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या अलग होते हैं इनमें, होमोलॉगस, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में ये सेपरेशन हुआ और इस सेपरेशन में आप देखोगे कि जो क्रोमोसोम नंबर हो जाता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, यहां पर बात करोगे अगर डायरेक्टली n=1 हो गया है और यहाँ पर भी n=1। ठीक है, अब ये दो सेल्स एंटर करेंगी मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 में एंटर करेंगे। ठीक है, मियोसिस 2 में जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन होता है क्रोमैटिड्स के बीच में, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, सेम चीज यहाँ पे भी, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। रिजल्टेंट जो आपकी सेल्स बनती हैं वो 4 सेल्स बनती हैं। यहाँ पर भी जो n है वो किसके बराबर है, 1 के। ये मेरा 1 है, ये दीज आर 1 2 3 4, दीज आर डॉटर सेल्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा, सॉरी, डॉटर सेल। तो एक सेल थी यहाँ पे, दिस इज पेरेंट सेल। तो आपको ध्यान क्या रखना है मियोसिस में, मियोसिस में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पहला मियोसिस जब होगा तो सेपरेशन होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसके बाद जब ये दोनों सेल्स मियोसिस 2 में एंटर करती हैं तो इसमें होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर सेम एज इट इज इन डॉटर सेल्स के लिए, इन डॉटर सेल्स के लिए ये दो पेरेंट सेल हैं और इन दो डॉटर सेल्स के लिए ये पेरेंट सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन द टर्म्स ऑफ मियोसिस। एस फेज से में एंटर करेगा तो 2C से 4C होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कंटेंट ऑफ द क्रोमैटिड्स बढ़ रहा है, कंटेंट या क्रोमैटिन नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि किसी क्रोमैटिड्स में होता क्या है, क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स की अगर हम बात करेंगे तो क्रोमैटिड इज अ लाइक दिस, नॉट दिस वन। ठीक है, ये क्रोमैटिड है आपका और इसी में आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन ए है मान लीजिए, जीन बी है। ठीक है, क्रोमैटिड्स के दो आर्म्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं पी आर्म और नीचे वाले को बोलते हैं क्यू आर्म। दिस इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये हमारा क्रोमैटिड है। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है इन द फॉर्म ऑफ सेटेलाइट, सेटेलाइट इसको हम बोलेंगे, सेटेलाइट बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ
क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि दो क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ के एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनाते हैं। आई एम नॉट गुड विथ पेन टैब, ओके, लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों आपस में कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, जुड़ने के बाद भी सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको हम डायड भी बोलते हैं, और यही दो कहलाएंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी आप पढ़ोगे जब बात करेंगे हम लोग इसकी क्रॉसिंग ओवर की। तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, मान लीजिए कि ये दोनों क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम मैंने बताया है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, एक दूसरे के लिए होमोलॉगस, इसलिए होमो का मतलब आइडेंटिकल और सेम, कि इन दोनों में जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, सेम है। आप ऐसे बोल सकते हो कि एक फादर से आया है और एक मदर से आया है, दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो आपने जैसे सुना है कि जो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन डीएनए बनता है। रिकॉम्बिनेशन, इसके लिए दूसरा वर्ड जो यूज होता है उसे हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, जो कि प्रोफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट में होता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो इन दोनों के बीच में होता है। क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ genetic material between non-sister chromatids, non-sister chromatids of homologous chromosomes, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम क्या कहता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, इससे पहले हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमैटिड्स की जो आर्म्स हैं, क्रोमैटिड्स की आर्म्स, ठीक है, इक्वल है, तो उसे हम बोलेंगे आइसोब्रैकियल। आइसोब्रैकियल कहने का मतलब कि बोथ आर्म आर सेम लेंथ की हो, तो उसे हम बोलेंगे आइसोब्रैकियल। ये एक्चुअली हेट्रोब्रैकियल है। और अगर यही आर्म्स अनइक्वल हैं, अनइक्वल, तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोब्रैकियल, ब्रैकियल, ओके, ठीक है, heterobrachial. This is on T arm and Q arm. Okay, T arm and Q arm. अब हम ज्वाइन करके बनाएंगे क्रोमोसोम। ठीक है, ये दो क्रोमैटिड्स जहां पर भी बाइंड करती हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की डेफिनेशन, अ रीजन वेयर chromatids attached together
रीजन वेयर क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैंने एक क्रोमोसोम बना रखा है, मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर, दिस एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड्स मिलके एक बड़ा सा क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमोसोम्स, ये जो येलो में मैंने बीच में पेंट किया है, दिस वन इज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। नीचे मैंने लिख रखा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर कहलाते हैं। ये ऊपर वाले शॉर्ट आर्म्स हैं, दिस वन इज अ शॉर्ट आर्म, लोअर ऑफ दिस इज लॉन्ग आर्म्स, क्योंकि आपको बड़े भी दिख रहे हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशंस के अकॉर्डिंग या उनके बेसिस पे हमने क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है, वो हम लोग नेक्स्ट पेज पर अभी पढ़ेंगे। दिस वन इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोला जाता है, और ऊपर वाले सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ये पी आर्म है, क्यू आर्म है, यहाँ पर सेंट्रोमियर के साइड्स में आपको 2 प्रोटीन की डिस्क्स मिल सकती हैं, इन्हें हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। यही काइनेटोकोर्स है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। क्या होती हैं? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, 2 क्रोमैटिड्स थे, दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। जीन्स इनके बैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बैंड्स में बताऊंगा कि ये क्रोम जीन क्या है, कि अगर आप सोचते हैं क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ पे, सॉरी जीन्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो जीन्स डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। डीएनए कंडेंस स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो क्रोमैटिन्स पे प्रेजेंट हो जाएंगी, और क्रोमैटिन से आपको पता ही है क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो अब जीन्स क्या थे? सीक्वेंसेस थे, डीएनए के सीक्वेंसेस थे। अब डीएनए के सीक्वेंसेस थे तो क्रोमैटिन्स पे भी होंगे क्रोमोसोम। और आप सोच सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप जैसे फॉर एग्जांपल कलाई में अगर एक धागा है लंबा सा, अगर आप उसको किसी पेंसिल पे लपेटते हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक जीन प्रेजेंट है, दिस इज अ थ्रेड ऑफ डीएनए, अगर आप इसको लपेटते हो तो ये ऐसे ऐसे आएगा, और ये एक फॉर्म दिखेगा बैंड्स के फॉर्म में। और इसीलिए किसी भी क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो बैंड्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, आप कलरफुल मल्टीपल कलर्स के धागे के साथ आप पेन किसी रॉड या पेंसिल पे उसको वाइंड करके देख सकते हैं। पहले जो कलर होंगे आपके वो थ्रेड के फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको लपेटेंगे आप उस क्या पाएंगे कि अलग अलग कलर के बैंड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं यहाँ से कलर यूज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द रेशियो बिटवीन सेंट्रोमेरिक रेशियो क्या होता है? सेंट्रोमेरिक रेशियो, सेंट्रोमेरिक रेशियो, सेंट्रोमेरिक रेशियो की बात करेंगे तो सेंट्रोमेरिक रेशियो रेशियो बिटवीन रेशियो बिटवीन बिटवीन टू आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम is called centromeric रेशियो। ठीक है, सॉरी रेशियो। नेक्स्ट आपको मुझे पढ़ाना है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की बेसिस क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स को 4 में डिवाइड किया गया है। क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो क्रोमोसोम 4 टाइप के कौन से हैं? सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या कहता है कि जब भी सेंट्रोमियर बीच में इन द मिडिल, ठीक है, सेंट्रोमियर, तो यहाँ पे ये आर्म और ये आर्म क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या कहता है कि सेंटर से थोड़ा सा हट के, जिसकी वजह से एक लॉन्ग आर्म बन जाएगी और दूसरी कैसी बन जाएगी, शॉर्ट आर्म। ठीक है, स्लाइटली 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 बोल सकते हैं। थोड़ा सा हटके, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, सेंटर पे नहीं, सेंटर पे नहीं, मिडिल पे नहीं। तीसरा आता है आपका टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक टेल्स पे। दिस इज टीलोसेंट्रिक एट द एंड ऑफ क्रोमेटिड्स। लास्ट आपका आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक बहुत ज़्यादा एंड पे नहीं, थोड़ा सा एंड के पास। ठीक है, ये आपके 4 टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स के। इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आज पढ़ाने वाले थे वैसे हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बट मुझे लगा क्रोमोसोम्स का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको 5th चैप्टर समझ में आएगा, देन आप 6th चैप्टर पढ़ोगे जिसमें आप डीएनए के बारे में डिटेल्स में जाओगे। तो मैं क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूंगा। मेरी क्लासेस थोड़ी लेट रहती हैं, इसके लिए आप परेशान मत हो, आपको पर डे कोई ना कोई क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।